गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम लेंगे इटली में फासीवाद। आधुनिक विश्व का इतिहास जो है हमारा पेपर 2, उसी में हम नया टॉपिक ले रहे हैं, इटली में फासीवाद। पहले हम लेंगे फासीवाद से आशय। फासीवाद के लिए समानार्थक फासिस्टवाद, फासिज्म जैसे पदों का भी प्रयोग किया जाता है। फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति फासियो शब्द से हुई है, जो लैटिन शब्द फासेज से बना है, यानी छड़ों का गट्ठर या बंडल ऑफ रॉड्स। प्राचीन रोम में लोहे की छड़ों के गट्ठर को सत्ता और अधिकार का प्रतीक माना जाता था। फरसे या बैटल एक्स के चारों ओर लिपटी हुई छड़ों का गट्ठर बल और शक्ति के रूप में फासिज्म का प्रतीक चिन्ह या एम्बलम बन गया। फासिस्टों ने इसे लाक्षणिक विरासत के रूप में प्राचीन रोम से ग्रहण किया। मुसोलिनी द्वारा गठित संगठन और शासन की विचारधारा को फासीवाद कहा जा सकता है। गैथॉन हार्डी ने इसे सर्वाधिकारवाद या सर्वसत्तावाद, इंग्लिश में टोटलिटेरियनिज्म के रूप में वर्णित किया है। अब हम लेंगे फासीवाद की प्रकृति और स्वरूप। पहला है आकस्मिक प्रेरणा या अंतर्जात प्रकृति। इटली में अशांति और विश्रृंखलता का बोलबाला था। फासिज्म एक प्रकार से आकस्मिक प्रेरणा थी कि सारे देश में एकता, स्थिरता और दृढ़ शासन स्थापित किया जाए। दूसरा है साम्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इसे प्रारंभ में साम्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना है, जिसने साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को क्षीण किया। यद्यपि फासीवाद के उत्कर्ष का यह एक तात्कालिक कारण था, किंतु यह वास्तव में इससे अधिक कुछ और था। इसे साम्यवाद या पूंजीवाद के दायरों में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समाजवादी। जी.एम. गैथॉन हार्डी ने तो फांसी और नाजी आंदोलनों का शुरू वर्णात्मक नाम फासिज्म की बजाय नेशनल सोशलिज्म बताया है। हार्डी के ही अनुसार अधिकांश अवस्थाओं में सर्वाधिकारवादी अधिनायक उन हलकों से आया जो समाजवाद और राजनीतिक वाम पक्ष से संबंधित थे। कैटलबी भी फासिस्ट राज्य पर समाजवाद या सर्वहारवाद की हल्की सी छाप देखते हैं। नेक्स्ट है कट्टर राष्ट्रवादी। फासीवाद तथ्यतः कट्टर राष्ट्रीयता का ही रूप था। मुसोलिनी का विश्वास था कि राज्य के सामने व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं। फासिस्ट जत्थों के रूप में जो संगठित हुए, उनमें अधिकांशतः भूतपूर्व सैनिक और अन्य देशभक्त इटलीवासी थे। उनकी देशभक्ति की भावना को मुसोलिनी ने उग्र और कट्टर स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट है सत्तात्मक अधिनायकवादी राज्य। अपने विकसित रूप में फासीवाद एक दल का शासन है जिस पर तानाशाह का नियंत्रण रहता है। यह तानाशाह सर्वाधिकार पूर्ण राज्य की स्थापना करना चाहता है। फासीवाद में राज्य को सर्वोपरि माना जाता था। मुसोलिनी के अनुसार राज्य के अंदर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ नहीं तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। वस्तुतः राज्य को यह सर्वव्यापक एवं सर्वोच्च परिस्थिति प्रदान करने के पीछे निहितार्थ यही था कि राज्य के नाम पर सारे विशेष अधिकार अधिनायक में केंद्रित हो जाएं। नेक्स्ट है युद्धवादी एवं साम्राज्यवादी। फासीवाद संघर्ष में विश्वास रखता था। मुसोलिनी विश्व शांति की कल्पना को भ्रामक मानता था। वह शांति को कायरों का स्वप्न मानता था। वह युद्ध एवं साम्राज्यवाद का प्रबल समर्थक था। फासीवाद में युद्ध को मनुष्य की शक्ति का परिचायक माना जाता है। युद्ध से साहस, शक्ति और बलिदान की भावना जागृत होती है, अतः फासीवाद युद्ध को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट है व्यक्ति स्वातंत्र विरोधी एवं अनुदारवादी। सर्वसत्तावादी फासीवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध था। राज्य तथा कानून ही स्वतंत्रता की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्तिकरण है। फासीवाद उदारवाद का भी विरोधी था। उदारवाद राज्य का कम से कम हस्तक्षेप चाहता है, जबकि मुसोलिनी राज्य को सर्वाधिक महत्व देता था। नेक्स्ट है अवसरवादी एवं आतंकवादी। फासीवाद की प्रकृति अवसरवादी थी। इसका प्रवर्तक मुसोलिनी एक समय किसी विचार को स्वीकार करता तो अन्य समय पर दूसरा विचार स्वीकार कर लेता था। अतः फासीवाद की प्रकृति की सुस्पष्ट व्याख्या कठिन है। अवसरानुकूल
फांसी दल और सरकार की प्रकृति भी परिवर्तित होती रही। अब हम लेंगे फांसीवाद के उदय एवं सफलता के कारण। प्रत्येक घटनाक्रम के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी दिखाई देंगे। इटली में फांसीवाद के जन्म, उत्कर्ष और सफलता के लिए भी अनेक कारण और तत्व उत्तरदायी थे। इसके विकास में अनेक ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों की केंद्रीय भूमिका रही। प्राय असंतोष ही अच्छे बुरे सभी परिवर्तनों का जनक होता है और अवसर का लाभ उठाने में दक्ष व्यक्ति या समूह परिवर्तन का संवाहक बन जाता है। असंतुष्ट, अतृप्त और बेचैन इटली की भूमि फांसीवाद के लिए बहुत उर्वर थी और अवसर की खाद पानी देकर मुसोलिनी ने वहां इसका पौधारोपण किया। फांसीवाद के उत्कर्ष के लिए जो कारण उत्तरदायी थे वो इस प्रकार से हैं। पहला, प्रथम विश्व युद्ध में इटली की भूमिका से उपजा नैराश्य। पूरे मोल तोल के बाद इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राज्यों के पक्ष में 1915 ईस्वी में सम्मिलित हुआ। उसे केंद्रीय शक्तियों के प्रतिनिधि ऑस्ट्रिया से संघर्ष करना था, परंतु 1917 ईस्वी में कपोरेतो में उसे ऑस्ट्रिया के हाथों करारी मात खानी पड़ी। इससे उपजे नैराश्य को फासिस्टों ने योजनापूर्वक तात्कालिक शासन एवं शासन प्रणाली के प्रति असंतोष के रूप में रूपांतरित कर दिया। नेक्स्ट, दूसरा है विजय लाभांश से वंचित रहने पर पनपा असंतोष। प्रथम विश्व युद्ध में इटली ने पश्चिमी मित्र राज्यों के पक्ष में हस्तक्षेप शुद्ध भाड़ोती आधार पर किया था, परंतु युद्धोपरांत संपन्न शांति संधियों में उसे विजय जनित लाभांश से वंचित कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में उसके 7 लाख सैनिक मारे गए, 10 लाख घायल हुए, 12 अरब डॉलर युद्ध व्यय के अतिरिक्त 3 अरब डॉलर की संपत्ति भी नष्ट हुई। युद्ध के परिणामों ने उसकी तृष्णा बुझाने की बजाय बढ़ा दी। इस असंतोष ने फांसीवाद के उत्थान में अग्रगण्य भूमिका निभाई। इटालियंस धनी पश्चिमी मित्रों के बीच अपने को गरीब रिश्तेदारों की तरह महसूस करते थे और जिस प्रकार जर्मनी के लोगों में वर्साय की संधि के विरुद्ध एक गहरा क्षोभ था, उसी प्रकार इटलीवासी भी अपनी टूटी फूटी विजय या अधूरी विजय के कारण दुखी थे। नेक्स्ट है सरकारों की अस्थिरता। इटली में प्रजातंत्र को अस्थिरता और जोड़ तोड़ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के काल में मुसोलिनी के सत्ता हथियाने तक इटली कितने ही प्रधानमंत्री देख चुका था। यद्यपि राजा विक्टर एमेनुएल तृतीय ने तो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में लंबी पारी खेली, परंतु शासन प्रमुखों के त्वरित बदलाव ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। इससे उत्पन्न अव्यवस्था ने फांसीवाद के लिए जमीन तैयार की। नेक्स्ट है राजनीतिक जोड़ तोड़। निम्न सदन चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में स्पष्ट बहुमत के अभाव में जोड़ तोड़ से सरकारें बनी और बिगड़ी। 1919 ईस्वी में निर्वाचन में समाजवादियों को 156 स्थान मिले। उन्होंने सदैव सरकार का विरोध किया, जिससे संसदीय गतिरोध कायम हो गया। इस प्रकार जोड़ तोड़ की राजनीति ने जनता को प्रजातंत्र के प्रति निराश बना दिया। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों में परस्पर वैमनस्य। इटली में एक संयुक्त लोकमत के विकास के लिए या राजनीतिक दलों के मध्य उस आपसी सहिष्णुता के लिए उसके होने पर संसदीय प्रणाली ठीक तरह कार्य कर सकती है, अवस्थाएं सदैव प्रतिकूल रहीं। वहाँ संवैधानिक, राष्ट्रवादी और समाजवादी मुख्य धाराएं थीं। इनमें भी अनेक दल या समूह थे। समाजवादी दल भी टुकड़ों में विभक्त थे। समाजवादियों में वामपंथी सिंडिकेटलिस्ट भी थे जो सीधी कार्यवाही में विश्वास रखते थे। इनके विचार बोल्शेविकों से मिलते थे। फासिस्टों के अतिरिक्त भी अन्य राष्ट्रवादी संगठन थे। संसदीय प्रणाली की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार इटली की विभिन्न राजनीतिक धाराओं, दलों और समूहों में भी अत्यधिक कटुता और वैमनस्य व्याप्त था। इस कारण फासिस्टों के विरुद्ध ये सभी एकजुट नहीं हो सके। नेक्स्ट, अगला कारण है शासन की अकर्मण्यता। इटली की संसदीय सरकारें भ्रष्ट, अकर्मण्य एवं नकारा सिद्ध हुईं। वे युद्ध के बाद की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में असफल सिद्ध हुईं। शासन ने देश के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों की ओर से आंखें मूंद लीं। 1919 ईस्वी में उग्र समाजवादी प्रभाव में हड़तालों, हिंसा आदि के कारण अराजक स्थिति निर्मित हुई। नेक्स्ट है आर्थिक दुर्वस्था। आलोच्य अवधि में इटली आर्थिक दुर्वस्था का शिकार था। प्रथम विश्व युद्ध में उसका व्यय उसकी क्षमता से बहुत अधिक था।
यह व्यय विजय लाभांश की प्रत्याशा में विनियोग के रूप में किया गया था। इटली आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध देश नहीं था। युद्ध से उसके स्रोतों पर अत्यधिक बोझ आ पड़ा। सेना से मुक्त लाखों लोगों के लिए आजीविका का प्रबंध असंभव था, क्योंकि उद्योग निरुत्साहित थे, विदेशी बाजार बंद हो गए, पर्यटक व्यवसाय प्राय निश्चल हो गया और विभिन्न देशों के प्रतिबंधात्मक विधान के कारण परदेश गमन भी कठिन हो गया। बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई। सैनिक कर्मचारियों एवं सैनिकों की विधवाओं को पेंशन देने हेतु काफ़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ी। इससे बजट असंतुलित हो गया। बजटीय घाटे ने आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। खाद्यान्न का मूल्य तेजी से बढ़ा। महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी। प्रामाणिक तथ्य है कि आर्थिक दुर्वस्था भी इटली वासियों के बीच असंतोष का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है इटली की परंपरागत यौद्धिक मनोवृत्ति। यद्यपि यह एक सतही विश्लेषण ही है, फिर भी इटली की परंपरागत मनोवृत्ति ने प्रजातांत्रिक सरकार के दब्बूपन और अकर्मण्य रूप की तुलना में फासिस्टों की विरोचित मुद्राओं को अधिक पसंद किया। यह उनके उत्थान के लिए लाभप्रद स्थिति थी। नेक्स्ट है साम्यवादी अराजकता की प्रतिक्रिया। समाजवादी विचारधारा इटली की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी थी, परंतु चरमपंथियों ने प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा अराजक स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने हड़ताल, कारखानों पर श्रमिकों का स्वामित्व, भूमि पर अधिकार जैसी कार्यवाहियां की। ऐसा लगा कि बोल्शेविक प्रतिरूप पर यहाँ भी सर्वहारा का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा, परंतु सुयोग्य नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के अभाव में अनुभव शून्य परंपरावादी कृषकों एवं श्रमिकों का उत्साह शीघ्र ही मंद पड़ गया। अपनी हिंसक गतिविधियों के कारण वे उदारवादियों की सहानुभूति खो बैठे। समाजवादी बट गए। 1914 ईस्वी के बाद की घटनाओं से क्षुब्ध बुद्धिजीवी भी एक सशक्त और देशभक्त प्रशासन चाह रहे थे। राष्ट्रवादी और पूर्व सैनिक भी युद्ध में अपनी सहभागिता के परिणाम के रूप में अराजक इटली की कल्पना से खिन्न होकर एक नए पतवार खेने वाले को ढूंढ रहे थे। साम्यवादी अराजकता ने सत्ता की बागडोर संभालने के लिए मुसोलिनी को अच्छा अवसर उपलब्ध करा दिया। नेक्स्ट है पूर्व सैनिकों एवं निम्न मध्यम वर्गीय युवकों का समर्थन। निम्न मध्यम वर्ग तीव्र प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह परिवर्तन के लिए हो, चाहे परंपरा के संरक्षण के लिए। पूर्व सैनिक भी संश्लिष्ट आर्थिक सामाजिक समस्याओं का उचित विश्लेषण किए बिना सैनिक वृत्ति में उनका त्वरित समाधान देखता है। इटली और जर्मनी दोनों ही देशों में फासिज्म का प्रारंभ युद्ध और उसके परिणामों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और विनाश के विरुद्ध निम्न मध्यम श्रेणी के तरुणों के विद्रोह के रूप में हुआ। इस श्रेणी के लोगों की बेरोजगारी और भावुकता का मुसोलिनी ने खूब विदोहन किया। नेक्स्ट है सुखद भविष्य के सपनों का विक्रय। युद्धोपरांत अराजक और विपन्न इटली को कोई भी चतुर सौदागर सुखद भविष्य के सपने मुंह मांगे दामों में बेच सकता था। मुसोलिनी में यह चातुर्य भरपूर था। फासिस्ट दल के सदस्य सभी तरह के लोग थे। सेना से निकाले हुए सिपाही, समाजवादी, आंदोलनकारी, मजदूर, विद्यार्थी, नगरों और गांवों के मध्यम वर्ग के लोग, दक्षिणी इटली के बड़े जमींदार और उत्तर के उद्योगपति। मुसोलिनी ने अपनी प्रतिभा से इन सबको एक सूत्र में बांध दिया था। वह जन समर्थन प्राप्त करने के लिए सब वर्गों को सब चीज़ों का वचन दे देता था। नेक्स्ट है फासिस्ट अनुशासन एवं आतंक का प्रभाव। मुसोलिनी ने अपने फासी दल को सैनिक अनुशासन पर ही आधारित रखा। उसने अपने स्वयंसेवकों को ऊपरी और मानसिक स्तर पर सैनिक स्वरूप प्रदान किया। फासी दल के सदस्य निर्धारित गणवेश धारण करते थे, उन्हें सैनिक परेड करनी पड़ती थी तथा कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। स्वयं मुसोलिनी उनका ड्यूस या मुख्य कमांडर था। इस प्रकार के अनुशासन से सदस्यों में एकता स्थापित रह सकी। इससे युवा वर्ग विशेष रूप से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है फासिस्ट प्रोपेगेंडा। मुसोलिनी ने प्रचार तंत्र पर विशेष बल दिया। उसने प्रिंट मीडिया का अपने विचारों के प्रचार प्रसार में खुलकर उपयोग किया। लैंगसम के अनुसार फासिस्टों ने पैम्फलेट, पत्र, पुस्तकों और भाषणों का उपयोग कर एक प्रबल प्रोपेगेंडा अभियान चलाया
देशभक्तों को यह समझाने के लिए कि केवल वे ही इटली में सुरक्षा, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुसोलिनी का नेतृत्व। किसी आंदोलन, दल या गतिविधि के सफल संचालन के लिए एक कुशल संयोजक सूत्र की आवश्यकता होती है। फांसी दल को मुसोलिनी के रूप में एक चतुर और प्रभावी नेता मिल गया। हेजन के अनुसार वह मानवों का जन्मजात नेता था। वह जनता से अनुरोध करने की कला जानता था। वह शीघ्र निर्णय करने वाला, द्रुत कार्य करने वाला व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व गतिशील एवं आकर्षक था। उसमें संगठन करने तथा अनुशासन स्थापित करने की उच्च कोटि की योग्यता थी। फासिस्ट दल के जन्म से लेकर उसे सत्ता की चौखट तक पहुंचाने में मुसोलिनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसकी संगठन क्षमता के कारण ही उसका दल 3 वर्षों की अल्पावधि में ही इटली की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन सका। तो ये थे फासीवाद के उदय और सफलता के कारण।